हेलो जी, वेलकम टू द क्लास। आज हम एक सेकंड पहले हम बात करते हैं। एक आप लोगों के लिए मैंने 1.5 डे की स्ट्रैटेजी वीडियो डाल चुकी है और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। वो स्ट्रेटेजी मैंने लॉ की बताई है। सेम पैटर्न में आप अकाउंट्स में तो आपको 2 डेज भी आप ले सकते हो। लॉ, मैथ्स एंड नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक्स। आप उस स्ट्रेटेजी को अपने हर एग्जाम में फॉलो कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी, आपको मैक्स बेनिफिट्स उसमें मिलेंगे। ठीक है, अब आज हम अपने एक सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एलएलपी का लेक्चर नंबर 1 हमने किया था, जिसके अंदर हमने आरटीपी के कुछ क्वेश्चंस लिए थे। आज हम कोशिश करते हैं इस सेशन को एंड करने की, जो आरटीपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के साथ साथ हमारी मैक्सिमम रिवीजन भी हो रही है एज पर द कंसेप्ट वाइज। हाँ जी, तो आई थिंक हमने लास्ट टाइम कितने क्वेश्चन ले लिए थे वो हम एक बार देख लेते हैं, देन हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, हमने आंसर नंबर 1 तो लिख लिया था। उसके बाद हमने आंसर नंबर 2 करा था फ्रॉम द आंसर शीट, जो हमारी लॉ की एलएलपी की हमने बनाई हुई है। ठीक है, अब हम आते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पहले उसको समझो, उसके बाद बात करते हैं। हाँ जी, वैसे तो हमने 5 क्वेश्चन ले लिए थे, बट ठीक है, आ जाओ आ जाओ। Who are the individual which shall not be capable of becoming a LLP, a partner of a limited liability company? आ जाओ। एक तो इसमें था आपका माइनर की एज वाला नहीं होना चाहिए पर्सन। उसके बाद आपका सेकंड आता है अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज या फिर किसी भी लॉ में वो डिस्क्वालिफाइड हो, तो वो पर्सन कैपेबल नहीं होता है। बहुत सिंपल कंसेप्ट था इसके अंदर तो। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कोई भी तरीके की किसी भी तरीके की स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं होनी चाहिए। देखो, सिंपल कंसेप्ट पे जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेट्स कम टू द, हाँ, हमने ये 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। एक था आपका इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो, अगर रजिस्ट्रेशन आपकी एलएलपी हो जाती है, फर्स्ट सेपरेट लीगल एंटिटी, सेकंड परपेचुअल सक्सेशन, लायबिलिटीज पार्टनर की लिमिटेड रहती है, sue or can be sued. Obviously, बात है something which is registered. You can sue on them as they are officially registered, and if they are doing anything wrong with you, then you can easily sue particular person. Likewise, किसी का भी नाम है, प्रॉपरली उसका नाम रजिस्टर्ड है, उसके पास आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, कुछ होगा, अगर उसके खिलाफ एफआईआर करनी है तो उसके ओरिजिनल नाम पे करनी पड़ेगी, ना कि उसके कोई घर के निकनेम पे। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या थे, ये सारे इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन थे। कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके साथ आ जाएंगे। तो ठीक है, हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 and we are going to be write it down question number 6। लिखेंगे इसको, आ जाओ जी। What is the procedure for changing the name of limited liability partnership under the LLP Act 2008? देखो, अगर आज हमको नाम चेंज करना है एलएलपी का, तो सेम कंसेप्ट वही जाता है जब कंपनी की नेम चेंज होती है। ओके, कंपनी के नेम चेंज करने के लिए हमको एमसीए पे जाना होता है। आजकल V3 पोर्टल हो चुका है। नेम रन में नेम अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। उसके बाद हमको क्या कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, उसके मेन ऑब्जेक्ट के साथ हमें नाम चूज करके बताना पड़ता है। अगर वो नाम अप्रूव्ड हो जाता है तो वो हमको क्या दे देते हैं,
नेम अप्रूव्ड का मैसेज आ जाता है, तो आप उसके बाद आगे की फाइलिंग कर सकते हो। आ जाओ जी। बट अब यहाँ पे बात आ रही है कि नाम ऑलरेडी है, उसको हमें चेंज करना है। आ जाओ। सो आंसर नंबर 6 पे आते हैं, प्रोसीजर टू चेंज द नेम। आंसर नंबर 6 फ्रॉम द आरटीपी। क्लियर? आज सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है तो यू नॉट नीड नॉट एनी प्रोविजन लॉ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा हेडिंग डालो, दैट इज द प्रोसीजर। देखो हमेशा आपको पता है कि आपको एक ही पेन से अपनी चीजों को परफेक्ट दिखाना है, सो यू हैव टू राइट इट डाउन इन अ हाईलाइटिंग मैनर। सो वो एक ही कलर के पेन से डिफरेंट डिफरेंट चीजें बहुत इजीली आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ एन एलएलपी। आ जाओ। फर्स्ट प्रोसीजर क्या है? पहला, फर्स्ट थिंग हमको जो चाहिए दैट इज द पार्टनर्स resolution. That means you need to approve first from all the partners that yes, we are going to change the name of an LL of the LLP. So please give us a permission that we are doing this, sir, and you are having no objection in respect of this thing. So the first step, is to obtain approval। अब यहाँ पे मैंने ना अप्रूवल को स्मॉल में लिख दिया, सो आई विल गोइंग टू गिव द 2 lines under the word, so it's very easy for the examiner to judge the main keywords which are going to define the particular sentences, and highlighting that words is very easy for your examiner to judge your knowledge, because they are having a less time to check a one paper, so you have to give them a, कहते हैं ना, impression देना बहुत जरूरी है। So the first step is to obtain approval from the partners of the LLP. That means you need to approve a resolution from them. A resolution must be passed by the partners in a meeting approving the change of name. ठीक है। सेकेंड, अब आ जाते हैं थोड़े से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे। रिजोल्यूशन इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, बट वी आर गोइंग टू now we are going to move towards the steps which are actual the practical aspect as per the MCA, because when we are consulting any law point, especially your Companies Act, especially your LLP Act, the MCA side is the main, कह सकते हो आप, मेन है वो, कि वहां के बिना आपके कोई चीज अप्रूव नहीं हो सकती। सो सेकेंड पॉइंट इज योर checking the name availability. Checking name availability. How you can say that this name is available? So you have to propose the name first. Now write it down. The proposed new name
the proposed new name must be checked for availability with, मैम आप इतनी देर से बोले जा रहे हो एमसीए वैसे तो ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, यू मस्ट बी नो अबाउट द एमसीए, बट इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. This is denoted as MCA. To ensure that it is not identical or too similar to the name of any existing company or LLP or the trade. एक आज आपको प्रैक्टिकल पॉइंट बता रही हूं साथ साथ कि जब भी कभी आप नेम अवेलेबिलिटी चेक करते हैं उस टाइम पे आप उस चीज को कंपनीज के साथ भी करोगे, बट आपको ट्रेडमार्क में भी देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर नेम का कोई ट्रेडमार्क तो रजिस्टर्ड नहीं है. अंडरस्टूड? ये सब है ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए. अब आ जाओ, अब ये सब होगा कहां पे? दिस कैन बी डन बाय फाइलिंग फॉर्म रन LLP, reserve unique name. With the ROC, जो आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उनके साथ आपको नेम अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको रन फाइल करना पड़ेगा. सेकेंड पॉइंट आते हैं इसमें. अच्छा एक चीज और है, आपको अब जो मैं लिखने वाली हूं नेम का, हो सकता है एग्जामिनर 4 मार्क्स में ICAI आपसे पूछ सकता है, यू हैव टू प्रोवाइड अस द मेन की पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द नेम अवेलेबिलिटी. सो आपको उस हिसाब से भी लिखना पड़ेगा, या फिर आपसे फॉर्म के बारे में पूछ सकते हैं, फॉर्म 5 क्या होता है. अभी नहीं है बट इंटर लेवल पे आ सकती है सब चीजें. तो अपने बेसिक्स को, अपना बेस लेवल इतना स्ट्रॉन्ग कर लो दैट यू कैन इजीली आंसर ऑल द थिंग्स. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, पॉइंट नंबर 3, दैट इज फाइलिंग of form 5, that is notice of change of name. देखो सिंपल सी बात है, when the name is approved once, write it down, once the name is approved, then LLP must file form 5 with the ROC. This form served as official notice of the change of name and must be
submitted within 30 days notice. 30 days of passing the 30 days of passing the partners resolution. अब एक बात यहां पे बिल्कुल समझने वाली है, 11 जुलाई को पार्टनर्स रिजोल्यूशन पास कर दिया, 12 जुलाई को हमने रन पे अवेलेबिलिटी चेक करके अप्रूवल दे दिया, 11 तारीख से 30वां दिन आपका कौन सा पड़ेगा? लेट्स टेक 9th ऑफ अगस्त. ओके, 9th ऑफ अगस्त, यानी कि अगर आपके पास अप्रूवल नेम का, कभी कभी वापस हमें रिसबमिशन भी करना पड़ता है, अगर अप्रूवल नेम का 5 अगस्त को आया है, आपको फॉर्म 5 9 से पहले पहले करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका गलत माना जाएगा, मतलब आपके पेनल्टीज वगैरह अलग चीजें रहती है. अब एक और पॉइंट आता है इसमें, व्हाट्स द डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अटैच्ड. डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड. क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच किए जाएंगे फॉर्म उसके साथ, 5 के साथ? अ कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन, अ कॉपी ऑफ द resolution approved by partners. देखो, जितना सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे चीजों को उतना इजी है. जो आरओसी से अप्रूवल मिला है वो अप्रूवल ऑफ द न्यू नेम बाय द आरओसी, एंड लास्ट है आपका एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट्स. ठीक है जी, पॉइंट 3 कंप्लीट हो गया. अब आते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन. देखो, जब आपका नेम चेंज हुआ है तो एक नया सर्टिफिकेट आपके पास बन के आएगा. तो दिस इज योर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. दैट इज पोस्ट नेम चेंज्ड. After verifying the application, the ROC will issue a new certificate, or you can say a fresh certificate of incorporation bearing the new name. Of the LLP. Now you need to amend the agreement too, obviously, because जब नाम चेंज हो गया है तो अग्रीमेंट्स वगैरह में भी सब जगह नाम आपका चेंज होकर आना चाहिए. आइए, point number 5, that is the amendment to LLP agreement. इसका फॉर्म होता है फॉर्म नंबर 3. The LLP agreement must be amended to reflect the new name of the LLP
and that should be filed with the ROC in Form 3 within 30 days from the issuance of certificate of incorporation, that is new certificate of incorporation. अब LLP अग्रीमेंट भी हमने चेंज करवा दिया नेम चेंज के बाद। ये आपके आ गए इफेक्ट बेसिकली कि क्या क्या चेंज होता है। अपडेट योर स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स एंड कम्युनिकेशन लाइकवाइज योर business card that should be changed, your website that should be changed. So you can write this update आपके बिल एंट्रीज है वो सब चीजें आपकी अपडेट होनी चाहिए। अपडेट स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स एंड कम्युनिकेशन। यू मे राइट योर पॉइंट, आपकी जो स्टैम्प है वो सब आपको इसमें करनी होगी एंड यू कैन रेफर माई PDF also after this session. I will share it in Telegram group, so you may. तो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए जिससे हमारा इफेक्ट आया जब हमारे कंपनी में नेम चेंज हो रहा है। आ जाओ जी, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए एंड स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू मे कम्युनिकेट विद मी। ओके जी, 1 सेकेंड। आई थिंक अब ठीक है, थोड़ा सा वर्ड कट रहा था वो मैंने स्लाइड कर दिया है इसको। हाँ जी, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। Explain the circumstances in which LLP may be wound up by tribunal under LLP Act 2008। ओके जी, सिंपल सी बात ये कह रहा है कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें ट्रिब्यूनल आकर वाउंड अप कर देगा। मे बी मतलब यहाँ पे ट्रिब्यूनल के हाथ से होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब हम अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रहे, इफ वी आर नॉट एबल टू पे आवर डेट्स, दैट टाइम द ट्रिब्यूनल कैन इजीली बाउंड अप आवर LLP। नेक्स्ट, एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी तरीके की सॉवरेनिटी और नॉर्मल प्रोसेस को हर्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट उनके कोई काम कर रहे हैं, दैट टाइम पे ट्रिब्यूनल कर सकती है। फाइलिंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने में हमारी तरफ से कोई डिफॉल्ट है, तब आपका बाउंड अप हो सकते हो आप बाय दी ट्रिब्यूनल। इंसॉल्वेंट बैंकरप्सी तो सिंपल सी बात है, और आप किसी भी तरीके के ऑपरेसिव कंडक्ट में आते हैं, फ्रॉडुलेंट इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो, उन सब केस में ट्रिब्यूनल आपको कर सकता है। एंड इफ यू आर मेंटेनिंग द लेस पार्टनर देन योर मिनिमम, यानी कि 2 से कम में आप अपनी पार्टनरशिप को LLP को लेके चल रहे हो, तब आपका वाउंड अप माना जाएगा। आ जाओ जी, लिखते हैं इस आंसर को भी। आंसर नंबर 7। Answer number 7. Circumstances
for which for winding up of LLP by tribunal. पहला, inability to pay tax. देखो इसके आगे आप एक एक लाइन लिख सकते हो. इफ एन LLP is unable to pay its debt, it may be wound up by the tribunal and LLP is deemed to be unable. पहले तो हो गया, हमने मान लिया कि अनेबल है, और या फिर वो डीम्ड है, उस केस में भी ट्रिब्यूनल कर सकता है. सेकेंड पॉइंट, एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट. ये लेकिन आपको याद रखने जरूरी है. तो जो आप समरी नोट्स बनाते हैं अपने, जो लास्ट मिनट वाले होते हैं, यानी कि जो आपको पेपर वाले दिन सुबह से आप रिवाइज करते हो, उसके अंदर आप ये आगे की एक्सप्लेनेशन ना लिख के कीवर्ड्स लिख सकते हो. एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ sovereignty and integrity of India. Third, default in filing financial statement or annual returns. Insolvency or bankruptcy. Fifth, oppressive or prejudicial conduct. किसी भी तरीके की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज और इलीगल failure to maintain minimum number of partners. अब ये क्या हो गए आपके, ये सारी सिचुएशन में आपका ट्रिब्यूनल वाउंड अप कर सकता है आपकी LLP. इसके आगे दो दो लाइन आप उससे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है. और अदरवाइज यू कैन रेफर माय PDF. आज में शेयर हो जाए. सो आई होप क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है. अगर लग रही है और आप चाहते हो अपना कोई सजेशन देना, या इस टाइप से आप कुछ और टॉपिक्स पे मेरे से क्लास लेना चाहते हो, या कोई पर्टिकुलर अपना एडवाइस देना चाहते हो, तो बिल्कुल कमेंट करना. एंड साथ के साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर कनेक्ट रहना. ओके जी. सो आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है. What do you mean by designated partner and where it is mandatory to appoint, whether it is mandatory to appoint a designated partner in LLP. Okay. ओरली मैम हमको बिल्कुल याद रहता है डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है. डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स अ पार्टनर जो हम नॉर्मल पार्टनर्स को हायर करते हैं, उसमें से हमें 2 जनों को डेजिग्नेटेड रखना होता है जिनके सिग्नेचर चलते हैं एट द टाइम जब भी हम अपने कंप्लायंसेस वगैरह को फाइल करते हैं. ठीक है. क्या ये मैंडेटरी है उनको अपॉइंट करना? बिल्कुल अपॉइंट करना मैंडेटरी है. तो आ जाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर. आंसर नंबर 8.
लिखते हैं इसके बारे में, अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पार्टनर in a in a LLP who is responsible for ensuring that the LLP complies with the legal and regulatory requirement as stipulated under the LLP. आओ जी, rules and responsibility. Rules and responsibility of a designated partner. पहला रोल क्या आता है? Very important, that is the compliance with legal requirement. That means designated partner की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फाइलिंग, अपना एनुअल रिटर्न, फाइलिंग स्टेटमेंट, जो भी अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो आरओसी के पास जाने चाहिए वो टाइम टू टाइम होना और वहां पे फाइलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए रोल है. कंप्लायंस विथ लीगल रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड. चाहो हिंदी इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख सकते हो. सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो आरओसी के पास टाइमली फाइल होते हैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेजिग्नेटेड पार्टनर की होती है. सेकंड, स्टैट्यूटरी फाइलिंग. स्टैट्यूटरी फाइलिंग कौन से होते हैं आपकी? एनी एलएलपी एग्रीमेंट में चेंज है, स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, नेम में चेंज हो रहा है, वो सब आपकी स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स है. अकाउंटेबिलिटी, देखो जहां पे भी लॉ में ऑडिट में एक वर्ड है अकाउंटेबिलिटी, जहां पे भी आपको हाई पोस्ट दे दी जाए दैट मीन्स यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट. ओके, नेक्स्ट इज द साइनिंग अथॉरिटी. That the designated partner having a proper signing authority, that's why he's a very responsible person in terms of the filing of the documents towards the ROC and also the time to time the compliances which have to be maintained as per the LLP Act, that should be under the responsibility of the designated partner. Signing authority, ये आपके हो गए रूल्स. रोल्स हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई. अब आ जाता है क्यों मैंडेटरी. मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन LL. पहला, मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, एट लीस्ट 2.
लाइन बिल्कुल बनाई जा सकती है। रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट, वन शुड बी ROI, दोनों है तो बहुत बढ़िया है, अगर एक भी है तो भी चले। थर्ड, रिक्वायरमेंट फॉर इंडिविजुअल एंड बॉडीज, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट बी इंडिविजुअल है तो कोई बात नहीं। अगर किसी भी तरीके की बॉडी कॉर्पोरेट इज अ पार्टनर इन द LLP, तो वहां से इट कैन नॉमिनेट एनी इंडिविजुअल टू एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑन दैट। तो रिक्वायरमेंट अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट में से अगर हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बना रहे हैं, लाइक सपोज 3 कंपनियां और 2 इंडिविजुअल, 5 जने मिलकर LLP बना रहे हैं, तो जो 3 कंपनी में से अगर हम डेजिग्नेटेड पार्टनर लेते हैं तो वो कंपनी अपना खुद का एक इंडिविजुअल नॉमिनेट कर सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं हो सकती, दैट शुड बी एन पर्टिकुलर इंडिविजुअल। पॉइंट नंबर 4, लाइबिलिटी फॉर नॉन कंप्लायंसेस, पेनल्टी लगती है। ये हमारे मैंडेटरी हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन डेजिग्नेटेड पार्टनर। ओके, लेट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर हैविंग 9, 10, 11, 12। सो इनको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, आज के लिए इतना ही लेते हैं। कॉन्टिन्यू बेसिस पे रिवीजन कर लो, नोट्स अपने एग्जामिनेशन वाले डे के लिए कैसे प्रिपेयर करने हैं उसकी वीडियो जरूर देख लो। 1.5 डे स्ट्रैटेजी प्लान बताया हुआ है वो मैंने, और वो उस दिन तो काम आएगा लेकिन तैयारी आज से करनी होगी। सेकंड है, अपने LLP के मैंने मैक्सिमम RTP के कवर कर लिए हैं। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से मैं अदर एक्ट्स के लेकर आऊं तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो, तो मैं जल्दी से जल्दी ले आऊंगी। बाकी तो जैसे क्लासेस चल रही हैं वैसे चल रही हैं। टेस्ट सीरीज की मेरे से क्वेश्चनर हुए हैं, क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास टेस्ट सीरीज के, तो बिल्कुल टेस्ट होने वाले हैं आपके स्टार्ट। इकोनॉमिक्स का भी होगा और लॉ का भी होगा। इकोनॉमिक्स का अपकमिंग स्टार्ट रहेगा आपका टेस्ट सीरीज, मैं कहती हूँ 21 या 22 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आपकी लॉ की भी ऐसे ही स्टार्ट हो। ठीक है जी, तो अपनी रिवीजन कंप्लीट करो। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, चैनल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और उसके साथ साथ डिस्कशन चैट ग्रुप है तो वहां पे भी आप मेरे से बात कर सकते हो। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ओके जी, बाय, टेक केयर।